दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती के साथ मिले जुले हैं संकेत और कल की शानदार रिकवरी और दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने के बाद भारतीय बाजारों के लिए भी आज शांत शुरुआत के हैं पूरे आसार। उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरपूर होने वाला है आपकी स्क्रीन पर। कल रिकवरी दिखाई अनिल जी, आज वीकली एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपसे जानने हैं। बजट भी है आज, बजट महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहीं कहीं हमारे तो असर डाल ही सकता है। तो वैसे भी आजकल महाराष्ट्र ज़्यादा सुर्खियों में है। एक दिन पहले होली करने की वजह से पूरे देश भर में महाराष्ट्र छाया हुआ है। लेकिन हाँ, होली का भी कल का भी आयोजन जबरदस्त रहा, लोगों ने जमकर मनाई है। और दीप, इस बार होली में एक बड़ी खास बात देखने को मिली है जो मैंने नोटिस किया। आई डोंट नो आपने की कि नहीं की। 2 दिन की होली तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन होली भी अब बड़ी तेजी से इंटरनेशनल फेस्टिवल होता दिख रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप देखिए, मैं कल और परसों में बहुत सारी तस्वीरें देख रहा था। अमेरिका में, लंदन में, मतलब जिस तरह से जबरदस्त होली खेली गई, गजब की, वो तो ठीक है। हिंदुस्तान में जैसे विमेंस आईपीएल चल रहा है, तो सारी विदेशी महिला खिलाड़ियों भी होली में एकदम जोर से। फिर कई तस्वीरें मैंने यहाँ की देखी, अपनी दिल्ली की, विदेशी राजनयिकों के साथ। रक्षा मंत्री और हमारे विदेश मंत्री, उनकी होली। खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में होली खेलते हुए मिले आपको, है ना। मतलब अब ये त्योहार भी ऐसा हो जाएगा कि पूरी दुनिया में छाने वाला है। एब्सोल्युटली। तो मतलब एक और भारतीय त्योहार, दिवाली को तो खैर दुनिया में सब लोग पहचानने लगे हैं। मुझे लगता है अब जल्दी होली को भी पहचानने लगेंगे। अच्छी बात है सर। क्योंकि इस बार सही मायनों में मैंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस त्योहार को मनाते हुए देखा है। और बहुत सारे लोगों ने दोनों दिन मनाए, और जो लोग नहीं मनाना चाहते उनके लिए बड़े मौके थे। आज नहीं कल मनाऊंगा, कल नहीं, होली तो कल चली गई वैसा। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो अपने अपने तरीके से मनाना जरूर चाहते हैं। बिल्कुल। तो बढ़िया है, बढ़िया रहा इंटरनेशनल होली। मज़ेदार रही है। ये देखिए, वाह क्या बात है। स्टीव स्मिथ लगा रहे हैं कलर एकदम बढ़िया है, मजेदार है। सबने मजे किए बेसिकली होली के, मतलब, और जम के खेली। बिल्कुल, जो आप भी बता ही रहे थे, आपको भी अच्छी रही होली। आज बाजार कैसे रहेंगे? कल तो त्योहार के मूड में अच्छा रह गया, आज की क्या बाजार की नज़र है और आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स एक बार देख लें जल्दी से। आज जिनके दम पर हमें करनी है शुरुआत। डाउ 60 अंक नीचे बंद हुआ है, तो नैस्डैक 45 अंकों पर। हल्की कमजोरी, हल्की मजबूती के साथ दोनों इंडेक्स ने किया है काम। अमेरिका में नई प्राइवेट नौकरियां अनुमान से ज़्यादा बढ़कर आई हैं, और साथ ही डॉलर इंडेक्स मजबूती के साथ 105.50 पर टिका हुआ है, 3 महीनों की ऊंचाइयों पर है। और अदानी ग्रुप की 3 कंपनियां आज से शॉर्ट टर्म एएसएम में आती हुई दिख रही। तो अदानी ग्रुप की शेयरों से बड़ा मूड तेजी का जो बनता हुआ दिखा था। देखना है आज इस पर कितना असर पड़ता है, या मार्केट इसे करते हैं इग्नोर। देखते हैं, फोकस में तो रहेंगे सर। अदानी ग्रुप शेयर्स तो खैर रोज ही कुछ ना कुछ यहाँ पर चलता रहता है। बट एक बार ज़रा समझाएं, क्योंकि कल हम ग्लोबल, स्पेशली फर्स्ट हाफ, थोड़ा ग्लोबल की उस पर ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे, फिर हमारे बाजार अपने दम पर सुधरे हैं। तो जो हमारे बाजार सुधरे हैं वो तो आपसे जानना चाहूँगा, बट ग्लोबल मार्केट का अभी नज़र याद करना है, क्योंकि एक बार तो बड़ा रिएक्शन आ गया फेड की बात के बाद। अब क्या, और कल का जो ये एक्शन है उससे क्या कुछ समझना है? देखिए, 2 चीज़ें हैं ग्लोबल मार्केट्स में। कल का जो एक्शन हुआ वो इस बात पर हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियों के आंकड़े आए वो उम्मीद से ज़्यादा थे। यानी कि नौकरियां अभी भी लग रही है, नौकरियों में कमी नहीं आती हुई दिख रही, जो कि आमतौर पर जॉब मार्केट एक संकेत देता है कि अगर जॉब मार्केट बड़ा टाइट है, नई नौकरियां नहीं बन रही है, और ऐसे में आपके लिए गिरावट का, रिसेशन का, या महंगाई कम आने का जो एक इरादा होता है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखता है। और इसी के दम पर अमेरिकी बाजार उतार चढ़ाव दिखाकर हल्के नुकसान के साथ आप डाउ पर बंद हुए, हल्के फायदे के साथ नैस्डैक पर बंद हुए। लेकिन यही खबर अगर किसी और दिन होती तो अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन जबरदस्त होता। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पावेल साहब ने परसों बयान दिया कि भाई हम ब्याज दरें तेज़ी से बढ़ाएंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। उसके बाद आंकड़े ऐसे हैं प्राइवेट नौकरियों के जो उम्मीद से बेहतर हैं। उसके बावजूद सिर्फ 50-60 पॉइंट डाउ घटे। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकी बाजार भी अब कहीं न कहीं इस डर को पचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये समझना है कि अब से लेकर 22 मार्च तक जब फेड की मीटिंग होगी, और फेड की मीटिंग में पावेल साहब का एक्शन भी होगा, और उस एक्शन पर बाद में कमेंट्री, इन सबको देखते हुए वो क्या कुछ कहते हैं, तब तक अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में उतार चढ़ाव दिखाएंगे। बहुत बढ़ेंगे नहीं, बहुत घटेंगे नहीं। घटना इसलिए नहीं है कि
चीजें आपको ज्यादातर पता है। अब 75% लोग मान रहे हैं आधा % बढ़ेंगी, राइट। अब कहने के लिए हम कह भी दे रही है कि आधा % वापस बढ़ाना, 1/4% से आप आधा % की रेंज में जा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है, राइट। इसका मतलब आपका असेसमेंट पहले गलत था। बात तो सही है, गलत था, लेकिन बाजार उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब अगर 75% लोगों ने मान ही लिया कि आधा % बढ़नी, तो फिर बाजार को पता है। सो जो चीजें बाजार को पता है उसका रिएक्शन या तो नहीं आता है या बहुत कम आता है। सो हम अमेरिकी बाजार भी इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि आधा % बढ़ भी गई तो क्या, अब हमें पता तो है ना, पता तो है। सो इसलिए गिरावट आपकी सीमित है। बढ़ने के लिए तो कारण आपके पास अभी है नहीं, क्योंकि पावेल साहब ने डरा रखा है। आधा % की तलवार आपके लटकी पड़ी है और डेटा आपके इतने मजबूत आ रहे हैं अभी भी। सोचो इतने समय से ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद अमेरिका में आप सोचो अगर ये ब्याज दरें नहीं बढ़ाई और ये महंगाई इस लेवल पर नहीं होती तो क्या ग्रोथ आ सकती थी। बिल्कुल सर। एक बढ़िया ग्रोथ का समय जो अमेरिका में और दुनिया में बन सकता था पोस्ट कोविड, वो मिस हो गया इस महंगाई की वजह से। कि महंगाई अनाप शनाप, और मिस इसी वजह से हुआ कि महंगाई का ट्रिगर रशिया यूक्रेन के युद्ध से आया था, करेक्ट। अगर वो नहीं हुआ होता तो सोचो इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी क्या गजब की फलती फूलती नजर आती है ना। सब लोग एंजॉय करते हैं, बिल्कुल। हम तो फिर भी ठीक है, हम तो दूसरों से काफी बेहतर है, काफी बेहतर है। लेकिन सोचो अगर देखिए खाली अपने घर में खुशी, उससे क्या मजा है, दोस्तों के यहाँ भी हो, पड़ोस में भी हो, पूरे गांव मोहल्ले में हो, तब तो सब लोग एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर यही जो ग्रोथ है हमारे साथ पूरी दुनिया में, और उसका हमें भी फायदा है। अगर अमेरिका ग्रो करेगा, यूरोप ग्रो करेगा, तो हमारे एक्सपोर्टर्स भी तो फायदा उसका उठाएंगे, हमारी इकोनॉमी और बेहतर ग्रो करेगी। तो सबकी ग्रोथ में सबका फायदा है। लेकिन एनीवे जहाँ तक सवाल अमेरिका का है, मुझे लगता है कि 22 मार्च तक जो फेड की मीटिंग तक सीमित रिएक्शन आपको दोनों तरफ के आते हुए दिखेंगे। बाकी तो आपकी पता ही है, बॉन्ड यील्ड आपकी वही 2 साल वाली 5% के आसपास है, ये 4% है ही है। वो गैप जो 1% का लगभग है वो चल ही रहा है। 42 साल का सबसे 42 साल का हाईएस्ट गैप है। और उसके अलावा डॉलर इंडेक्स 105-50 के आसपास है। सो बाकी डेटा में कोई खास परिवर्तन है नहीं। पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्याज दरों पर है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई के आंकड़ों पर है, और उससे जुड़े हुए जो भी इकोनॉमिक डेटा आते हैं उस पर है। अब जो अगला बड़ा डेटा है, ये तो डेटा आपका प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का आ गया। अब कल देर रात वहां पर ओवरऑल जॉब डेटा आएंगे, जिसको आप नॉन फार्म पेरोल डेटा कहते हैं। यानी कि जो एक्चुअल नौकरियां ओवरऑल कितनी लग रही है, सब मिलाकर जो देखा जाएगा, और उसका असर हम सोमवार सुबह हमारे बाजारों पर देखेंगे और शुक्रवार यानी कि कल रात को अमेरिका पे दिखेगा। तो अब से लेकर 22 मार्च तक हम डेटा ड्रिवन रहेंगे। अमेरिका के हिसाब से अमेरिका डेटा ड्रिवन रहेगा। डेटा बहुत अच्छा आया तो हल्का झटका लगेगा, क्योंकि पावेल साहब को और दम मिल जाएगा। और तो कह रहे थे ना कि पावेल साहब की तो प्रॉब्लम ही यही है कि बोले जो मैं खराब बोलता हूँ वो तो मार्केट वाले सुनते ही नहीं है, नजरअंदाज कर जाते हैं मेरी स्पीच में से, अच्छी काम की चीजें निकाल के तेजी कर लेते हैं। करेक्ट। ये तो उनकी समस्या, मतलब समस्या क्या, उनकी शिकायत है ही है ना। मतलब मेरे में से जो पसंद आता है वो निकाल लेते हो। अब क्या करें पावेल साहब, जब बुफे लगा होता है तो आदमी वही खाता है जो उसको पसंद आता है ना। तो आपकी स्टेटमेंट इतनी घंटों भर की हो तो उसमें से जिसको जो पसंद आया उसने निकाल लिया। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोग ज़्यादा तेजी वाली चीज़ें निकाल कर उस पर रिएक्शन दे देते हैं। जो उनका दुख दर्द है कल आपको दिखा भी। या फिर दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि दिल से तो वो भी चाहते हो कि मार्केट ज़्यादा खराब ना हो, लेकिन अगर अमेरिकी संसद के सामने, सीनेट के सामने बयान देना है तो फिर उन्हें कहीं न कहीं अपने बचाव में ये तो बोलना पड़ेगा कि हाँ इकोनॉमी खराब दिख रही, फिर भी बाजार क्यों बढ़ रहे हैं। वो एक जस्टिफिकेशन भी हो सकता है। नहीं, ओवरऑल ठीक है दीप, हमें जो लग रहा है अपना असेसमेंट ये है अमेरिकी बाजारों को लेकर 22 मार्च तक न कोई बहुत बड़ी तेजी, न कोई बहुत बड़ी मंदी के आसार है। धीमे धीमे आपको अभी तक जो संकेत दिख रहा है हल्के ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुरी खबरों को ज़्यादातर डाइजेस्ट कर चुके हैं। अब रिएक्शन उन्हीं खबरों पर आएगा जो आपको हमें पता नहीं, या फिर कोई ऐसा डेटा बड़ा आ गया। तो 2 चीज़ों पर अमेरिका का रिएक्शन होगा, डेटा और कोई खबर, और इन दोनों के बारे में अपने को अंदाजा नहीं है। हाँ, अदरवाइज ब्याज दरों को लेकर, बॉन्ड डील्स को लेकर बाकी सब चीज़ें बाजार डिस्काउंट कर चुके हैं, अब एडजस्ट हो गए। ठीक है, तो शॉक अगर आएगा तो यहाँ से आएगा, अदरवाइज ठीक है। हाँ, शॉक भी हो सकता है। अब समझो कल जो डेटा आने, अगर नौकरियाँ एकदम से कम लगे तो अनुमान से कम आ गई तो बढ़ भी सकता है, बाजार, है ना। सो वो डेटा एग्जैक्टली क्या आएगा आपको हमें पता नहीं। वही वाली बात, तो डेटा और कोई खबर, ये 2 चीज़ें अनसर्टेन है। अदरवाइज बाजारों का रिएक्शन सर्टेन है कि कैसा दिख रहा है। गॉट इट सर।
ठीक है, तो चलिए ग्लोबल मार्केट पर तो हमारी नज़र है, बट हमारे बाजार की कल की थोड़ी रिकवरी के बारे में बताइए, क्योंकि अब तक जो भी सुस्ती थी वो इम्पोर्टेड थी, जो भी गिरावट थी वो इम्पोर्टेड थी। हम अंडर परफॉर्म करते थे खराब दिन पर, अच्छे दिन पर भी। कल खराब दिन पर इतनी आउट परफॉर्मेंस आई कहाँ से? थोड़ा सा मूड माहौल दीप हमारे यहाँ बदलता हुआ दिख रहा है। उसकी 2-3 बड़ी वजह। एक तो ये कि हमारे बाजार बहुत हल्के हो चुके हैं। 3 महीने तक लगातार गिरने के बाद लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। किसी को इंटरेस्ट बाजार में है नहीं। पोजीशंस लगभग कम नहीं के बराबर है। और जो छोटी मोटी रही बची खुची जो पोजीशंस थी वो भी मार्च में अदानी और कम हो गई, और ये फरवरी में सब कम हो गई। जब अदानी वाला मामला आया तो उसके बाद बची खुची और लोगों ने, क्या होता है कि लोग अच्छे माहौल में तेजी करे ना करे, लेकिन माहौल खराब होने के डर में, गिरने के डर में बेच जल्दी देते हैं। ये आमतौर पर छोटे निवेशकों की टेंडेंसी होती है। हर बार डर रहता है यार, और गिर जाएगा तो और गिर जाएगा तो बेच के खत्म करे। तो होता ही है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। सो आई थिंक फरवरी के महीने में काफी कुछ बाजार हल्के हो गए हर एक लिहाज से। स्टॉक्स में इंडेक्स के बाहर देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन, 20 से 40% तक के करेक्शन बड़े से छोटे स्टॉक्स में हो चुके हैं। सो स्टॉक्स आपके करेक्ट हो गए, मार्केट हल्के हो गए, इंटरेस्ट नहीं के बराबर है, पार्टिसिपेशन कम है। इवन आप देखिए ना, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 15% पर चल रही है। अब ये तो 2 दिन से छोड़ दो बाकी। सो इस हिसाब से सबका ही, और तभी मार्केट आपको और थका देता है, पका देता है। लगता है कि अब यहाँ पैसा बनाना मुश्किल है, कोई दूसरा काम ढूंढा जाए। इस तरह की जब फीलिंग आती ना, तब उस हल्के और नेगेटिव मूड माहौल में बाजार आपको एकदम परफेक्ट रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं। एक वो कारण है कि बहुत ही ओवर पेसिमिज्म या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो 12 से 3 पिक्चर चले जाओ, आ जाओ, वही मार्केट मिलेगा, है ना। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें एक सबसे बड़ा सेंटिमेंट आपके इंडिकेटर है कि बाजार बॉटम आउट होने की प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि बुरी से बुरी खबरों के बावजूद, नहीं तो अगर ये कोई और समय होता, देश का सबसे बड़ा ग्रुप इस तरह से तकलीफ में आ जाए तो आराम से 10-15% मार्केट घट जाए तो कौन सी बड़ी बात है। आपने 17,200-300 भी ढंग से नहीं तोड़ा। करेक्ट। सो इसका मतलब है कि फॉल तो आपका कुछ हुआ ही नहीं। वो बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है या फिर कम पोजीशन दिखा रहा है। ज़्यादा बिकवाली कब होती है? जब आपने जरूरत से ज़्यादा खरीद रखा हो या आपकी लीवरेज पोजीशन ज़्यादा हो। अब आपकी लीवरेज पोजीशन है ही नहीं तो बेचेंगे क्या? डिलीवरी आदमी पैनिक में कम बेचता है। पैनिक में तो आपका वायदा कारोबार की पोजीशन ही बिकती है, या आपने मार्जिन फंडिंग में लिया है या प्लेज करके लिया, वही बिकता है। सो वो पोजीशन ही कम है। तीसरी चीज़ है कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है मार्च की शुरुआत में। अब हल्की सी उनकी खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं, तो हमें तो वही सपोर्ट चाहिए। लोकल फंड्स में जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो तो एसआईपी के तौर पर फंड्स में आ ही रहा है। जो ट्रेडर्स का पैसा वो मिसिंग था, उसके सामने एफआईएस का पैसा आपके लिए आ गया। तो ये एक कारण है। तो ये सारे कारण हैं दीप, 3-4, जिनकी वजह से भारतीय बाजार बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जिसका एनालिसिस हमने किया अभी कि 3 महीने के बाद चौथा महीना आमतौर पर बाजार के लिए मजबूती का रहता है, और शुरुआती नो ट्रेडिंग सेशन में ही आपके मैक्सिमम गेन्स आते हैं। तो आप देखिए लगभग आपके 400-500 पॉइंट तो शुरुआती 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही बन गए। 2.5 से 3% की गेन, 2.5 से 3% की मिनिमम 4-4.5% का गेन बनता है। उतना तो उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल ठीक है, बाजार में कोई दिक्कत नहीं। आज इसीलिए मैंने आज की स्ट्रेटेजी के लिए आज से कुछ 4-5 लाइनें लिखी है, आप कहें तो प्लीज इरशाद। ओके। तो पहली चीज तो ये कि आज सीमित दायरे में कारोबार रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों तरफ आपको ट्रेडिंग के मौके बनेंगे आज के लिए। हाँ, क्योंकि आप 3 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए कल आप 42 पॉइंट बढ़े निफ्टी पर, परसों 117 पॉइंट और उसके पहले 272 पॉइंट। तो आपने 3 दिन में करीबन 500 पॉइंट के आसपास की 450 पॉइंट की तेजी देख ली। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकना है, और रुकना इसलिए भी है क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंचे, वो 17,850 का है। तो उस लेवल के आसपास रुकना बनता है आपका। ठीक है, 17,800-850 हमारा पहला टारगेट था, और उसके बाद आपको याद होगा 18,000, 18,100 अपना दूसरा टारगेट था, राइट। तो 800 का टारगेट परसों भी हुआ, कल भी लगभग उसके आसपास पहुंचे, और आज भी 800-850 के आसपास पहुंचे। तो वहां पर थोड़ा सा रुकना बनता है। तो सीमित दायरे में दोनों तरफ कारोबार होगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी चलेगी, गिरावट में खरीदारी करते रहें, टुकड़ों में खरीदें। एट द सेम टाइम अब आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे तो वहाँ पर शॉर्ट करके भी एक छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तब आप ट्रेंड के विपरीत करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल पर करना है, पहले लेवल पर नहीं, इंपॉर्टेंट लेवल पर, बड़े लेवल पर करना है। शॉर्ट बड़े लेवल पर करना है, खरीदारी पहले लेवल पर करनी है।
दोनों में फर्क फर्क, है। हाँ ये फर्क हो गया। जब बाय ऑन डिप्स का मार्केट होता है तो पहले, जैसे फॉर एग्जांपल कल आपका पहला लेवल क्या था 17,600, वहीं से घूम वहीं से घूम गया। गया। सेम चीज परसों हुई आपकी, 17,675 से घूम गया। तो अब जब है ना आपको बाय ऑन डिप्स का मार्केट है तो उसमें स्ट्रेटेजी ये रखनी चाहिए कि पहले लेवल से खरीदारी शुरू कर दो, Got it. और बेचना है तो इंपॉर्टेंट लेवल पे बेचो। जब मंदी का मार्केट हो तो पहले लेवल पे ही बेच दो, ऊपर आते ही ज्यादा वेट मत करो, और ऊपर आएगा तो बेचूंगा, और आएगा तो और बेच दूंगा। यहाँ पर स्ट्रेटेजी ये रखनी कि और नीचे आएगा तो और लूंगा, वो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। सो यहाँ पहले लेवल पे खरीद लेने का है। बेचने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल का इंतजार करना है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आज बेचने के लिए? 17,850। 17,800 नहीं होता, हाँ, 17,850 होता है। अब आए नहीं आए अलग बात है, जी। लेकिन लेवल वो है इंपॉर्टेंट जहां पर आपको बेचना शुरू करना चाहिए। तो दो चीज है कि ऊपर के लेवल पर आप प्रॉफिट बुकिंग और एग्रेसिव ट्रेडर्स, स्किल ट्रेडर हैं जो स्क्रीन के सामने बैठते हैं, एक्टिव रहते हैं। यस। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड किया और बॉस ने बुला लिया 1 घंटे की मीटिंग चल रही है तब तक पता नहीं तब तक पता नहीं क्या हो गया। हालांकि ऐसा मार्केट नहीं है कि ऐसा कुछ बहुत ऊपर नीचे हो जाए, भाग जाए, वैसा नहीं है, लेकिन पता चला कि आप देख ही नहीं पा रहे मार्केट, और न आपने पहले से अपने ऑर्डर फीड करके रखे कि भाई स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों तरफ होके आ गया, घूम के आ गया, आप वही के वही रहे। तो ये वाली चीज़ है। और छोटे छोटे मुनाफे के लिए आपको ट्रेड करना है, सिंगल्स लेने, चौके छक्के 3 दिन लग चुके हैं, अब आप सिंगल्स लो, कंसोलिडेट हाँ, करना है। 50 से 100 पॉइंट का मूव मिला निफ्टी में, हैप्पी। 200 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव मिला बैंक निफ्टी में, हैप्पी। सिंगल्स लेते रहो। और आखिर में जो सबसे काम की लाइन है, जब तक 17,600 के नीचे बंद ना हो और 41,000 के नीचे बंद ना हो निफ्टी और बैंक निफ्टी, तब तक आप चिंता न करें, आप तेजी में हैं। तो 17,600 यानी कि आपके पास लगभग 150 पॉइंट का क्वेश्चन है, हाँ, और बैंक निफ्टी पे 550 पॉइंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है आपका। क्वेश्चन बड़ा है। तो जब तक अब ये 2 लेवल आपके लिए होल्ड हो रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक दिक्कत की बात है। ये क्वेश्चन की बात करी, कल एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी में आपने 17,700 पर एग्जैक्टली बोला था कि यही सपोर्ट है, हाँ, यहाँ से अगर होल्ड कर लिया 3 बजे और फिर उसके बाद तो अच्छी मूव आएगी। एक तो वो मूव अच्छी आई। कल आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी, हाई पर क्लोजिंग होना और डेज हाई के पास क्लोजिंग होना या हाई के आसपास, वो एक कुछ उसमें फ़र्क होता है। वो जरा एक बार दीप, क्या होता है कि जब आप मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सुबह कहाँ खुल रहे हैं 9:15 बजे, वो उतना अहम नहीं है जितना कि आप 3:30 बजे कहाँ बंद हो रहे हैं। क्योंकि सुबह आप खुले कहीं भी, आप सोचें कि एसजीएक्स निफ्टी आपको 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, एडजस्टमेंट करने के बाद 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन खुलते 50 ही पॉइंट हो, 50 पॉइंट नीचे भी खुले तो भी 50 और नीचे आ गए, आपको 17,600 मिल गया। तो एक बार मार्केट खुल गया, उसके बाद 3:30 तक का आपके पास समय है कि आपको एंट्री और एग्जिट क्या करनी है। लेकिन 3:30 बजे के बाद आपके पास कोई समय नहीं है, सीधा सुबह 9:15 बजे ये समय। राइट। तो वो जो उतने पीरियड के आप रिस्क लेकर चलते हैं, वो रिस्क लेने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं तेजी की पोजीशन कैरी करूं या ना करूं, या मंदी की पोजीशन कैरी करूं या, और उस हिसाब से अगर डे हाई पर मार्केट बंद होते हैं जैसा कल हुआ है, तो वो ये बताता है कि आप कल को लेकर आशान्वित है। करेक्ट सर। नहीं तो क्यों कोई लेके जाएगा। एग्जैक्टली। 3:30 बजे 2 ही तरह के लोग खरीदते हैं, या तो जिनकी शॉर्ट रह गई, उनको लगा डे हाई पर बंद हो रहा है, यार गलत कर दिया, काट लेता हूँ, तो वो क्यों काट रहा है? ये डर रहा है ना कल ऊपर खुलेगा। एग्जैक्टली। डर तो उसका भी यही है। यस। जो लॉन्ग करके जा रहा है वो क्यों कर रहा है? उसको लग रहा है कल और ऊपर खुलेगा। करेक्ट। तो उसकी भी उम्मीद यही है, तभी तो आप डे हाई पे बंद होंगे, नहीं तो डे हाई पे बंद नहीं हो सकते ना। तो डे हाई पे बंद होना आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। अब वो अलग बात है कि आप सही पढ़े गलत पढ़े, वो बात की बात है, वो सुबह की बात है कि आप कितना सही और कितना गलत है, समझ गया, है ना। लेकिन आपके मार्केट का इसीलिए वो तकनीकी भाषा में कहते हैं ना, कैंडल कौन सी बनी थी, रेड बनी थी या ग्रीन बनी थी, करेक्ट, है ना। सो ग्रीन कैंडल की इंपॉर्टेंस, और ग्रीन कैंडल जब डे हाई पर बंद होता है तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज होती है, भले आप नीचे खुल जाए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब नीचे खुलते हैं ना, तो जो डे हाई पर खरीद के गया है और मजबूत ट्रेडर है, तो वो क्या सोचेगा, अच्छा आने दो, गैप से लूंगा नीचे। और जो कमजोर ट्रेडर है उसको दिक्कत होती है, सिर्फ BTST के लिहाज से, उनको तो फिर वो एक लक वाले फैक्टर पे काम करना है, थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़ा लक, कि मुझे तो 9-15 पे जो हो उसमें एग्जिट कर लेना है। लेकिन जो मजबूत ट्रेडर है, वो जो डे हाई पर खरीद के जा रहा है, वो दूसरे दिन के लिए ये सोचता है, अच्छा 50 नीचे खुलेगा तो तुरंत लूंगा, 75 खुलेगा तो जोर से लूंगा, 100 खुलेगा तो, वो स्ट्रेटेजी होती है। तो उस हिसाब से डे हाई पे बंद होना हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला रहता है। डे लो पर वही रिवर्स हो गया, जब डे लो पे बंद होना तो कॉन्फिडेंस घटाने वाली चीज़ हो जाती है। तो डे हाई पर जनरली जब बाजार बंद होते हैं तो नेक्स्ट डे अगर गैप से, इस चीज़ को ध्यान से समझना चाहिए ट्रेडर को, जब भी आपको पूरी डे हाई पर मार्केट बंद होती दिखती है, और स्पेशली उन दिनों में जब मार्केट खुले नीचे, पूरे लॉस को रिकवर करे और उसके बाद डे हाई पर जाकर बंद है, बड़ा मूव दे,
उस दिन याद रखिएगा, अगर नेक्स्ट डे वापस मार्केट नीचे खुलता है तो उस डिप को खरीदा जाता है। ये स्किल समझनी है। हाँ, ये स्किल है। हाँ। तो जैसे कल आप ग्लोबल के चलते खुले नीचे 50 और नीचे आ गए, 100 पॉइंट तक नीचे हुए, यस, पूरी 100 पॉइंट की रिकवरी आपने की, आई। 40-50 पॉइंट और ऊपर बंद हुए, निचले स्तर से 150 पॉइंट की आपने रिकवरी की। अब आप कल जहां बंद हुए वहां से अगर एक गैप के साथ आज खुलेंगे तो उस गैप को खरीदा जाएगा, क्योंकि कल की ताकत आपके पास है। ये वाली ये बात है, ये इंटरेस्टिंग नई चीज़ आपने सिखाई है। चलिए, तो नई स्किल ट्रेडर्स जो अपने डेली एक्शन में ट्रैक कर सकते हैं। पता है सर आज का सेटअप फिर क्या? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, न बड़ी तेजी के न बड़ी मंदी के हैं। एफआईएस के संकेत पॉजिटिव हैं, हालांकि एफआईएस के आंकड़ों में कुछ एडजस्टमेंट है, हम विस्तार से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन है पॉजिटिव। घरेलू फंड्स के संकेत पहली बार बड़े दिनों बाद थोड़ी सी बिकवाली का नंबर है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन है नेगेटिव। वायदा कारोबार के संकेत जरूर दीप मैंने थोड़े कॉशियस रखे हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सेंटिमेंट पॉजिटिव है और ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है, क्योंकि 3 दिन हो गए 17,600 या इसके ऊपर आप बंद होते हैं, तो अब ट्रेंड को न्यूट्रल करने का वक्त आया है। अगर कोई बहुत इंतजार करके और करना चाहे तो 17,850 का इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद भी आप चाहें तो ट्रेंड न्यूट्रल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी है। और अब ट्रेंड नेगेटिव तब होगा जब आप 17,250 के नीचे बंद होंगे, तो तब तक ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, ओके। निफ्टी पर 17,650 17,700 पहला सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आप फोकस करें, और इसके ठीक नीचे 17,550 17,600 अच्छी खरीदारी की जगह, जहाँ पर आपको तेजी और शॉर्ट कवरिंग दोनों पोजीशन करनी चाहिए। ऊपर में 17,800 850 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, वहाँ पहुँचेंगे। इसके पार निकलने पर 17,875 से 17,925 तक की यात्रा करेंगे, और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 41,250 41,350 पहला सपोर्ट जोन है, और ये आसानी से नहीं टूटेगा। कल का लो 41,100 है, और 41,000 एक राउंड फिगर में बड़ा लेवल, तो मजबूत खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग की जगह 41,000 41,100 की निकल कर आती है। ऊपर की तरफ 41,675 41,775 हल्की फुल्की छोटी जगह रुकावट की, अगर 41,800 को पार करके टिके तो 41,975 और 42,075 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली। और डीप में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आप यहाँ पहुँचते हैं 41,975 42,000 के आसपास, एक बार आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा, 100% करना चाहिए। ओके। उसका रीज़न है कि बजट के दिन के हाईज आपके 42,000 के आसपास के, ठीक है, और वहाँ और बजट के दिन के हाई निफ्टी पर 17,975 के आसपास के हैं। तो वहाँ से तो निफ्टी तो दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी पहले बजट के दिन के हाई के, या यूँ कहें कि फरवरी महीने के हाई के लेवल्स पे पहुँचा है। वहाँ एक बार 42,000 पर प्रॉफिट बुक कर लेने में हर्ज नहीं है। गॉट इट। हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मुझे साफ दिख रहा है, ब्रॉडली अभी बता रहा हूँ, 42,000 42,500 की रेंज कंसोलिडेशन की रेंज रहेगी। वहाँ पर जाकर बहुत टाइम पास होगा, और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। अच्छा, हाँ, अब वो वहाँ उस जोन में पहुंचेगा जहाँ आपके लिए मतलब 39,500 बहुत सेफ है खरीदने के लिए, 42,000 के ऊपर रिस्क होती है। सो 42,000 के आसपास 42,500 की रेंज में आगे कहीं न कहीं वहाँ पर प्रॉफिट बुक भी करना है। ट्रेड वहाँ पे भी तेजी का बनेगा, रोज बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पे आपको फिर स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस के साथ रखनी जरूरी होगी। अभी तक कैसा था, पोजिशनल ट्रेड भी आपका एकदम परफेक्ट बन रहा है, लेके रखो बढ़ने दो, कहीं तो आपको आके रुकना है। तो वो रेंज 42,000 के ऊपर की बनी आ सकती है। ठीक है सर, ओके। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपके लिए 25% है, ठीक है, कोई खास बदलाव नहीं है। एफआईएस के आंकड़ों में 3672 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी आई। इसमें 2 बड़ी ब्लॉक डील है, किर्लोस्कर की भी है और श्रीराम की भी है। सो थोड़े एडजस्टमेंट तो ही हैं। और लोकल फंड्स की तरफ से 938 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वायदा कारोबार में 576 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और साथ में 118 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े बहुत खरीदे हैं। तो आंकड़े मिले जुले हैं, कोई खास परिवर्तन नहीं। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.26, बैंक निफ्टी का 1.27, और इसीलिए मैंने आज वायदा कारोबार के संकेत आपने देखा होगा बड़े दिनों बाद मैंने कॉशियस रखे, थोड़े से आप तेजी की तरफ और बोट है। और इसीलिए आज देखो 25 पॉइंट नीचे हुआ है, ठीक है, थोड़ा आने दीजिए। 17,675 के आसपास मिलता है, वहाँ से एंट्री करना बनता है, और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 50-75 पॉइंट नीचे आना निफ्टी के लिए बड़ी बात नहीं है। और हल्के से मार्केट ओवरबोट तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारी है, इसलिए थोड़ा हल्के हो जाने दीजिए। इसलिए मैंने वायदा कारोबार के संकेत कौशल लिखे। एक बार नीचे खुल के थोड़े आप नीचे आ गए, हल्के हो गए, वहाँ फिर आपके लिए एंट्री पॉइंट बनेगा। गॉट इट। तो अगर कम गैप से खुले तो इंतजार कीजिए कली की तरह नीचे आने का, ज़्यादा गैप से खुले तो आपको फिर खरीद लेना है। गॉट इट सर।
विक्स में कोई परिवर्तन विक्स में कोई पैटर्न नहीं, ठीक है। पोजीशन स्टॉप लॉसेस 17,600 के ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 17,550 575 कुछ भी लगा लीजिए, इंट्राडे और डे ट्रेड दोनों के लिए और क्लोजिंग बेसिस दोनों के लिए यही होगा। और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हमने 40,700 से खींचकर ऊपर किया है, 41,000 अब काफ़ी है इंट्राडे और क्लोजिंग के लिहाज से। शॉर्ट साइड पर वही स्टॉप लॉस जो कल का था 17,800 का, उसको थोड़ा सा ऊपर किया, 17,850 कर दिया है। जिसको छोटा रखना है वो 17,800 भी रख सकता है, मेरे ख्याल से 17,850 ज़्यादा बेहतर है। बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस आप दो तरीके से रख सकते हैं, इंट्राडे 42,000 का रख लें, क्लोजिंग 41,700 का, और इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे और क्लोजिंग छोटा रखना है 41,700 रख लीजिए, इंट्राडे और क्लोजिंग थोड़ा बड़ा रखना है 42,000। इन दो में से एक रखना जरूर है, अब जो भी आपको रखना है ये गॉट इट सर, ठीक है। नई पोजीशंस क्या करनी है? खरीदना है निफ्टी 17,600 675 की रेंज परफेक्ट है। अगर इस रेंज में आए तो मौका छोड़िए मत, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। टारगेट स्टॉप लॉस 17,550 का होगा, टारगेट 17,700 750 दो छोटे टारगेट हैं, 800 850 दो मीडियम टारगेट हैं, 17,875 17,925 तक के टारगेट बनेंगे अगर आप तेजी करते चले आगे ग्लोबल संकेतों के दम पर। तो बेचने की राय 17,850 से 17,925 परफेक्ट रेंज है। 17,800 पर मूड माहौल देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या यहीं बेचूं या रुकूं। 17,800 पर है और समझो डाउ फ्यूचर 100 150 नीचे हो, 100 125 तो आप वहीं पे कर दीजिए एक बार एक्शन 850 पे, और ऊपर में टुकड़ों टुकड़ों में बेचते रहिए। स्टॉप लॉस 18,000 का होगा आपका। टारगेट जो बनेंगे 17,800 17,750 दो छोटे टारगेट हैं, 17,725 17,675 दो मीडियम टारगेट है, 17,650 और 17,600 फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। गॉट इट, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं ऊपरी स्तरों पर अब यहाँ पर थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो यहाँ पे पोजीशन कैसे बनाएं? बैंक निफ्टी 41,350 परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, 41,250 भी बढ़िया है, और 41,100 में ये तीन जगह खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, 41,350 हाँ। 250 100 टुकड़ों में 350 400 की रेंज में पहली एंट्री मार लीजिए। 250 पे 100% दूसरी एंट्री होनी चाहिए, और 100 आए तो तीसरी एंट्री होनी चाहिए। अगर तीन टुकड़ों में खरीद पाए तो बेस्ट है। और 41,000 आपका एकदम क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस। टारगेट ऊपर के 41,500 575 दो छोटे टारगेट हैं, 625 675 दो मीडियम टारगेट है, 775 और 975 तक के फाइनल टारगेट 42,000 के आसपास तक के। थैंक यू। बेचना है, बिल्कुल बेचना है। 41,775 पे मूड माहौल देख लीजिए आसपास का कैसा है, ठीक ठाक लगे तो वहीं से थैंक यू कर देना एक बार। 42,000 के आसपास तो किसी के इनविटेशन का इंतजार ही मत करो, पक्का एक बार वहां पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर बेचिए, छोटा स्टॉप लॉस 42,100 का कर लीजिए। टारगेट जो बनेंगे 41,675 और 625 दो छोटे टारगेट हैं, 575 और 500 दो मीडियम टारगेट हैं, 425 350 250 और 41,100 टारगेट थोड़े 8 हैं, छोटे छोटे इसलिए ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे। बोल लगा अच्छा तेजी में तो 6 टारगेट, मंदी में 8 टारगेट, मंदी ज़्यादा लग रही, ऐसा नहीं है। लेवल से अगर आप बेच भी कर रहे हैं यहाँ से 300-400 पॉइंट ऊपर बेच रहे हैं 42,000 के आसपास, तो आपके लिए नीचे के लेवल्स खुल जाते हैं। इसलिए लेवल तो वही 41,100 के नीचे की मंदी नहीं है, लेकिन टारगेट थोड़े से ज़्यादा है जी। ठीक है सर, समझ गया। चलिए, सारे लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी आपके सामने। बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर ध्यान रखें। बलरामपुर चीनी इस सीरीज़ का पहला स्टॉक जो बैन लिस्ट में आ गया है, कल हम बात भी कर रहे थे, इस पर भी रखिए आप नज़र। बाकी डेटा सर 17,700 17,800 ये आपकी 100 पॉइंट की रेंज है शुरुआती कारोबार की, जिसमें आप टाइम पास करेंगे। खुलेंगे 17,675 17,725 की रेंज में ताकत आजमाइश होगी, क्योंकि 17,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। करीबन 98 लाख शेयर हैं पुट में, 43 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। सो 17,700 के आसपास सपोर्ट लेगा, 25 पॉइंट इधर 25 पॉइंट इधर। प्रिसाइजली 17,670 17,715 ये लेवल है प्रिसाइजली। 17,670 17,715 इस रेंज में खुल के आप वक्त बिताएंगे, ताकत देखेंगे। अगर उसके नीचे जाना शुरू करें तो 17,600 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकलता है। सेम 700 ऊपर आएंगे तो 17,800 तक आ सकते हैं। 17,800 पर 1 करोड़ 12 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो आपके लिए एक तरह से रुकआउट हो गया। तो 600 और 800 दोनों ही लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में, तो 200 पॉइंट की आपकी रेंज होगी, और बीच में 17,700 के जो डेटा बने हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बैंक निफ्टी 41,500 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 41,500 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 28 लाख शेयर हैं, तो 41,500 के नीचे आप हल्के से सावधान हैं। 41,500 के ऊपर जब तक बने हैं कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बाकी मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी में जो डेटा के लिहाज से दिख रहा है वो 41,200 300 दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस रेंज को आसानी से तोड़ेंगे, और ऊपर में 42,000 तक की राह खुलती हुई दिख रही है रिकवरी पर। ये आपके लिए डेटा है सारे के सारे।
गॉट इट सर। तो चलिए, इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए, वीकली एक्सपायरी है, देखते हैं कैसा एक्शन बनेगा बाजार में। स्टॉक्स पर भी है हमारा फोकस। आइए हमारी टीम से भी करते हैं बातचीत, जानते हैं आज की खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। अरमान, नुपुर और आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग अरमान, बताएं ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं। जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले जो नए शेयर बायबैक के नियम हैं वो आज से लागू हो जाएंगे और एक्सचेंज रूट से जो बायबैक है उस पर कई सख्तियां जो हैं वो आज से लागू हो जाएगी। महाराष्ट्र स्टेट का बजट है वो भी आज प्रेजेंट होने वाला है। आईपीओ के हिसाब से दिवगी टीटीएस की बात करें, यहाँ पर आईपीओ अलॉटमेंट है। एक्स डेट है जिंदाल स्टेनलेस हिसार और जिंदाल स्टेनलेस जो मर्जर है उसका है एक्स डेट। ग्लोबल के हिसाब से जापान का Q4 का जीडीपी का डेटा और चाइना का अगर आप देखेंगे तो सीपीआई का और पीपीआई का जो फरवरी का डेटा है वो आता हुआ दिखेगा। खबरों में अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी बिलमार, अडानी पावर पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो तीनों कंपनियां हैं एनएससी ने इन तीनों कंपनियों को शॉर्ट टर्म एएसएम की फ्रेमवर्क में डाल दिया है और ये आज से ही लागू हो चुका है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, इन पर भी ध्यान रखना है क्योंकि अडानी ग्रुप की ये जो दोनों कंपनियां हैं इस पर एसबीआई कैप ट्रस्टी को उन्होंने और ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो गिरवी रखे हैं। अडानी ग्रीन ने लगभग अगर आप देखेंगे लगभग 1% अतिरिक्त जो हिस्सेदारी है वो गिरवी रखी है और अब जो गिरवी रखी हिस्सेदारी है वो 1% से बढ़कर 2% के आसपास हो गई है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो उन्होंने लगभग 0.8% अतिरिक्त हिस्सेदारी जो है गिरवी रखी है और टोटल जो उनकी गिरवी हिस्सेदारी है एसबीआई को वहाँ पर 0.56% से बढ़कर 1.3% के आसपास हो गई है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट्स है कि आज वहाँ पर एक बड़ी जो है ब्लॉक डील संभव है जिसमें क्लियर वेल्थ एलएलपी जो है वो लगभग 8.25% जो है हिस्सेदारी बेच सकते हैं। डील का साइज लगभग 234 करोड़ का हो सकता है। वहीं फ्लोर प्राइस 390 का बताया जा रहा है। और अंत में डेटा पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने ये अपडेट दिया है कि कल जो है QIP 8 मार्च को जो कि कल जो है वो शुरू हो चुका है और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो लगभग 1284 का जो है उसका फ्लोर प्राइस रखा गया है और 13 मार्च को जो फाइनल प्राइस होगा और उसी के साथ साथ लगभग उसमें कितना डिस्काउंट दिएगा उस पर बोर्ड बैठक होने वाली है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एप्टस वैल्यू जहाँ पे कंपनी की तरफ से सफाई आती दिखी खबरों पर, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि चोलामंडलम कंपनी का टेक ओवर कर सकती है, उस पर कंपनी का बयान आया जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि इस खबर पे उन्होंने खारिज किया है। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। भारत फोर्ज जहाँ पे ई मोबिलिटी कंपनी की जो सब्सिडरी है वहाँ पे पहला ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अब शुरू हो चुकी है। पुणे में ये प्लांट है और ये फैसिलिटी वहाँ पर शुरू की गई है। सालाना पर देखेंगे तो 60,000 यूनिट का इसकी कैपेसिटी है और 1 लाख यूनिट तक इसे बढ़ाया जा सकता है। तो आज भारत फोर्ज स्टॉक फोकस में रहने वाला। आरती सर्फिकेंट्स जहाँ पे प्रमोटर निखिल होल्डिंग्स कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने करीबन 4.25 लाख शेयर्स राइट्स इशू के थ्रू खरीदे। 9 फरवरी को 555 के भाव पे इसे खरीदा था और जो कंपनी में हिस्सेदारी है वो अब 7.3% से बढ़कर 11.5% के आसपास हो चुकी है। प्रमोटर एक्शन से सयाजी होटल्स भी आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि प्रमोटर ने करीबन 38,000 शेयर्स खरीदे। जो हिस्सेदारी है उसे बढ़ाया है, 1 मार्च को इसे किया गया था। ब्लॉक डील से किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स जहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 17% अपनी हिस्सेदारी बेची थी। तो जो खरीदने वाले की लिस्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ, डीएसपी, बिरला सन लाइफ, नोमुरा, HSBC जैसे कुछ नाम बायर्स की लिस्ट में आपको नजर आएंगे। जिंदाल स्टेनलेस जहाँ पे आईशेक और MSCI इमर्जिंग मार्केट्स ने करीबन 34 लाख शेयर्स खरीदे हैं 309 के भाव पर और जो साइज़ है खरीदने का वो करीबन 104 करोड़ के आसपास है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज के लिए। ढेरों रिपोर्ट्स भी हैं ब्रोकरेज की तरफ से, आइए जानते हैं इनके बारे में। FIR मॉर्निंग आशीष, पहले तो आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए भारतीय एयरटेल यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है CLSA की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी के रैक को बरकरार रखा है। 767 की क्लोजिंग है, 1015 रुपये का लक्ष्य दे रहे हो और मान रहे कि आगे भी आपको मिड 2023 में भी प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। और भारतीय एयरटेल पूरी तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड पर है, अपने नेशन वाइड 5G रोल आउट करना है इन्हें मार्च 2024 तक, तो स्टॉक के ऊपर रखेंगे नज़र। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स यहाँ पर भी रखनी है नज़र क्योंकि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर रिपोर्ट में सबसे पहले ये कह रहे हैं कि टाटा स्टील इस पूरे सेक्टर की टॉप पिक है। इसके बाद इन्हें पसंद आ रहे हिंडाल्को और इसके पीछे कारण ये कि चाइना में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डेटा काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है और भारत में जो कीमतें वो फिलहाल डिस्काउंट पर चल रही हैं, तो हेडरूम है कीमतें बढ़ने का। और जो ग्लोबल पीयर्स हैं
इनके मुकाबले इंडियन मेटल कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया है, तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। टाटा स्टील पर जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 106 की क्लोजिंग, 145 का लक्ष्य। और हिंडाल्को पर देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, 408 की क्लोजिंग है, 570 रुपये का लक्ष्य दिया है। टीसीएस यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, 2990 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3390 की क्लोजिंग है। एचसीएल टेक पर मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 1121 की क्लोजिंग, 1520 रुपये का टारगेट दिया है। एलटीएम एंट्री पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, काफ़ी ऊंचा लक्ष्य अभी भी एडजस्ट नहीं किया इन्होंने, 4781 की क्लोजिंग है, 7500 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। तो ये कुछ टॉप रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर नजर रखनी है। ओके, तो कई सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? पांचों एसबीआई लाइफ यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1230 रुपये के लक्ष्य के लिए। एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे हैं, सिमिलर लक्ष्य दिया 1250 रुपये का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 407 की क्लोजिंग है, 430 का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा, 1093 की क्लोजिंग, 1500 रुपये का लक्ष्य है। एचयूएल पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2485 की क्लोजिंग, 3050 रुपये का लक्ष्य दिया है। एशियन पेंट्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 2860 की क्लोजिंग, 3600 रुपये का लक्ष्य है। बढ़िया रिपोर्ट आई है फिनिक्स मिल्स पर सीएलएसए की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1711 रुपये के लक्ष्य के लिए, 1324 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो सेम स्टोर कंजम्पशन है, फेब का जो डेटा है वो प्री कोविड स्तर से 10% ज़्यादा था, तो भरोसा यहाँ पर पूरी तरीके से बना हुआ है। और अंत में ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर भी आपको खास नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि सिटी अभी भी लंबे समय से बेरिश है, अभी भी बिकवाली के राय को बरकरार रखें और लक्ष्य घटाया इन्होंने, 1550 से घटाकर 1200 कर दिया है, 1261 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है सारे के सारे आपके लिए रिपोर्ट जिन पर एक्शन आता हुआ दिखे। ग्लैंड फार्मा 1200 का टारगेट की तरफ पहुंच ही चुका है, लगभग आज हासिल भी कर लेगा। ओके, चलिए, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर है पूरा का पूरा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। लंबी छुट्टियों के बाद लौटते हुए दिल्ली के सारे महानुभाव शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार और सोमवार को खाली फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली छुट्टी पर ही थे। तो 5 दिन की हो गई ना दीप? हो गया। तो 5 दिन की छुट्टियों के बाद लौटने वाले सभी महानुभावों का बड़ा बड़ा स्वागत है। कुणाल जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। कैसी रही होली सर? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, होली में बड़ा आनंद आया। हाँ, और अनिल जी, सब लोगों का ये कहना था कि अनिल जी शो कर रहे हैं, आप लोग होली कैसे खेल पा रहे हैं? तो अनिल जी, यही प्रश्न सबके मन में था। हाँ। तो आप अनिल जी, एक बार तो ये लग रहा था कि होली छोड़कर शो ही कर लें अनिल जी। हाँ, एक ही बार लगा ना, हमको तो पूरे दिन भर यही लग रहा था कि आप लोग खेल रहे हो, हम काम कर रहे हैं। हाँ, इनको खाली एक बार लगा, वो भी किसी के कहने पे, खुद को नहीं लगा। नहीं माने लगा, खुद को नहीं लगा, किसी के कहने पे लगा। अनिल जी, बंसल जी नहीं माने। अनिल जी, मैंने तो अनिल जी सफेद कुर्ता उतार कर पूरे कपड़े धारण कर लिए थे, बंसल जी माने नहीं अनिल जी। चलिए, बढ़िया है, कोई बात नहीं। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है एनसीसी, जिसमें एक अच्छा मूव हमने कल के ट्रेड में आते हुए देखा। मुझे लगता है कि आज अगर गिरावट में थोड़ा नीचे मिल जाए तो इसको बाय करके चलें। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि 100 रुपए का लक्ष्य आपको आता हुआ दिखेगा। 2 लक्ष्य हैं, 100 रुपए का और 104 के 2 लक्ष्यों के लिए एनसीसी में गिरावट में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस रखें 94 रुपए 40 पैसे पर, 94.4 पर स्टॉप लॉस रखकर एनसीसी में खरीदारी करें। ओके, एनसीसी ये है वो स्टॉक जहाँ खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से पिक ऑफ द डे। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर, ये आपके साथ पार्टनरशिप का बड़ा फायदा उठा रहे हैं कुणाल जी? सारा मतलब जिम्मेदारी और दोष आपके ऊपर डाल दिया, बोले आपकी वजह से नहीं कर पाए शो। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी, ये आपने जो 5 दिन की छुट्टी बोली अनिल जी, कल का दिन तो ऐसा रहा कि वो 5 साल के बराबर था अनिल जी। मेरे को तो ना तो टीवी का एसेस था, ना मोबाइल का एसेस था। अच्छा। तो सब चीजें ले ली गई थी अनिल जी। कल रात को 10 बजे के बाद मतलब कि मोबाइल मिला अनिल जी। अच्छा। तो ये जो कुणाल जी ने मुझसे बात कैसे करी अनिल जी, मेरे को तो ये समझ नहीं आया दिन के अंदर, जो मेरे पास मोबाइल ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति मेरे तक अनिल जी
पहुंच नहीं पाया अनिल जी। और रात को 10 बजे अनिल जी मेरे परिवार ने अनिल जी मेरे को एक शॉप दिखाई अनिल जी, और मेरे को सुनाया तुम कितनी घटिया जगह पे अनिल जी को पान खिलाते हो ओडियन का। उससे अनिल जी 1000 टाइम्स बढ़िया पान अनिल जी उसकी बगल में मिल रहा है। अच्छा, उससे बढ़िया ब्रांड अनिल जी। तो अनिल जी कल वो शॉप देख के आया, रात को अनिल जी वहाँ पान खा के आया। तो अगली बार जब आप दिल्ली हैं तो अनिल जी समय निकालिएगा और उसका पान खा के अनिल जी अपना इनपुट दीजिएगा। और वाकई अनिल जी उसका पान अच्छा हो तो अनिल जी कुणाल जी को भी लताड़िएगा कि घटिया पान क्यों खिलाते हैं अनिल जी। नहीं नहीं, जो खिलाया वो तो बेहतर था ही, वो अच्छा था, उसमें कोई डाउट नहीं। हमने एंजॉय किया, और एक बार नहीं दूसरी बार भी गए। अगर दूसरी बार जाए गलत पान खाने तो अपनी गलती है। वो तो अच्छा ही था। हाँ, हो सकता है उससे भी बेहतर मिले। तो बिल्कुल वैसे बंसल जी की आवाज़ से लग रहा है होली जमकर खेली है एकदम, है ना जी बंसल जी। चलिए, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी वही कुणाल जी जैसा सस्ता वाला स्टॉक है, सुमित जी के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर चुके हैं, कुणाल जी एनसीसी दे चुके हैं, और मैं भेल दे रहा हूँ BHEL। भेल पे खरीदारी की राय है। 74 रुपए का स्टॉप लॉस, 85-87 का टारगेट। कल बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए, यहाँ खरीदारी करने की राय। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है सीमेंट सेक्टर का अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर तेजी देखने को मिलनी चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। कोई भी डिप आता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी करें। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो नीचे पे सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेडिंग के लिहाज से वो 71.90 का है। 71.90 71.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 73.50, 73.50, 7400 तक के लेवल अल्ट्राटेक सीमेंट में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट में करें खरीदारी, राय ये सुमित जी की। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अनिल जी पहली तो बात, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसके साथ कल होली खेली सबका यही सवाल था कि आप लोग कैसे होली खेल रहे हैं, सब लोग शोज कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से उस सवाल से छुटकारा पाया। राइट। दूसरी बात अनिल जी ये कि अक्सर आपने सुने होंगे इत्तेफाक होते हुए। तो मैंने ये सोचा कि पिछले कुछ दिनों से बाजार में कोई बहुत ज्यादा मजेदार मूव नहीं थे, तो कुछ स्टॉक्स हमने कम दिए थे। आज कल हम छुट्टी पर थे और बाजार में एकदम ऐसा हरा रंग बिखरा है अनिल जी कि जो स्कैनर में 10-15 स्टॉक्स मुश्किल से निकलते थे, आज 50 स्टॉक्स रडार पर हैं खरीदारी के लिए। तो मैंने सोचा कि आज 2 पिक ऑफ द डे दिए जाएं। उस दोनों पिक ऑफ द डे में अनिल जी पहला स्टॉक ऑफ द पिक ऑफ द डे था एनसीसी, जो कि कुणाल जी ने दे दिया। तो पिक ऑफ द डे पहला एनसीसी ही रहेगा मेरी तरफ से भी। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि 110 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया है। और दूसरा पिक ऑफ द डे अनिल जी चुना था BHEL, जिसको बंसल जी ने चुन लिया। तो ऐसे इत्तेफाक लाइफ में होते रहते हैं अनिल जी। तो BHEL भी दूसरा पिक ऑफ द डे है 83 रुपए के टारगेट के लिए, 76 रुपए के इंट्राडे के स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा अनिल जी एक सवाल आपसे है कि आने वाले 3 हफ्तों के लिए क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्च के बचे हुए 3 हफ्तों में कैश और मिड कैप स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज है अनिल जी, चार्ट्स जैसे मैंने देखे, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत अच्छे बड़े मूव्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। कौन से मीडिया स्टॉक्स की आप बोल रहे हैं? कौन से, एक बार सवाल वापस बोलिए। स्टॉक्स अनिल जी, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। कैश स्टॉक्स, यस 100% कैश, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बनेगा। ये तो मैं मान रहा हूँ। हाँ, अच्छी तेजी, और मार्च के महीने में भी थोड़ी तेजी बनेगी। और ईयर एंड वाली जो फाइनेंशियल ईयर एंड की जो बाइंग होती है वो भी आने की संभावना। एक अच्छी बात है कि भले ही इंडेक्स में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कई सारे अच्छे क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, वो 20 से 40% करेक्ट हो चुके हैं। तो उनका एक अच्छा करेक्शन हो चुका है, तो लेने के दाम भी अच्छे हो गए। तो बिल्कुल हिमांशु जी आप वहाँ पर फोकस करें, बताते भी रहें। तो मतलब आज का तो हो गया ना आपका काम, एनसीसी और भेल डन। ओके, एक आध और एक्सपर्ट है उनका भी बोल दूं, तीसरा भी कोई आपको उनकी पसंद का मिल जाएगी मेरे। सुमित जी ने तो आपका अल्ट्राटेक नहीं लिया। अच्छा, ओके। तो मतलब सुमित जी तो बच गए कम से कम। आइए सेठी साहब, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी बाजार तो आज वैसे अच्छे ही है। मतलब जैसे कल भी मैंने जो हिमांशु जी ने अभी बात करी वही बात मैं भी दोपहर को कर रहा था कि निफ्टी के लेवल पे नहीं देखना है, बट मिड कैप स्मॉल कैप और खास करके कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी का माहौल है और यहाँ से और अच्छी तेजी होनी चाहिए। बट सुबह के सेगमेंट में ज्यादातर मेरे F&O पिक्स होते हैं, तो F&O सेगमेंट के पिक्स दे रहा हूँ अभी।
F&O से आज जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो एक मिड कैप स्टॉक ही है, बट F&O में ट्रेड होता है। स्टॉक का नाम है GNFC, मार्केट कैप हार्डली अराउंड 8,500-9,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मुझे लगता है ये स्टॉक कल भी मोमेंटम में था, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वापस से एक अच्छी तेजी नजर आ रही है और विद इन द स्पेस एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज खरीदारी करनी चाहिए। 585 का टारगेट है, 560 का स्टॉप लॉस रखना कि GNFC है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, 560 का स्टॉप लॉस, 585 का टारगेट। बताएं सेठी साहब, और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? और 4 स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी चाहिए, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बाजार अगर SGX निफ्टी की तर्ज पे थोड़ा वीक होता है तो ये चूंकि F&O के स्टॉक्स है, फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, तो थोड़े दबाव हो सकता है, बट यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI बैंक। इस पे खरीदारी करने की सलाह है। 885 का आज का शॉर्ट टर्म टारगेट है, आज का टारगेट, और 865 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए, अपने हाइट से करेक्ट होया हुआ स्टॉक है। 1214 पे कल बंद हुआ, 1235 का टारगेट है, 1200 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक जो कैपिटल गुड सेक्टर, जिसपे मैं बुलिश रहा हूं और कई सारे स्टॉक्स मैंने हाल ही में रिकमेंड भी किए हैं, सीमेंस में खरीदारी करने की सलाह है। 3287 पे ये क्लोज हुआ है, मेरे ख्याल में 52 वीक हाइस पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है कल। 3350 का टारगेट है और 3260 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक मेटल स्टॉक भी आया है रडार पे, JSW स्टील पे खरीदारी करने की सलाह है। आज अभी थोड़ी देर पहले जेफरीज की रिपोर्ट थी, वो भी बुलिश बता रहे हैं अपना व्यू मेटल्स पे। और मुझे लगता है जिस तरह से स्टील कंपनीज ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं भारतीय मार्केट में, स्टील सेक्टर अच्छा करना चाहिए। और वहां से मैंने JSW स्टील को पिक किया। 677 पे क्लोज हुआ, 690 का टारगेट है और 672 का स्टॉप लॉस। ओके, तो सेठी साहब की तरफ से कुछ दिग्गज स्टॉक्स ICICI बैंक, टाटा कॉम, सीमेंस, JSW स्टील एंड ऑफ कोर्स GNFC, ये हैं उनके रेडार पर। आज कई सारे और स्टॉक्स भी हैं जहां पर एक्शन होने वाला है आज के लिए। QIP लॉन्च किया है डेटा पैटर्न ने, इस पर राय लेनी है। सेठी साहब, डेटा पैटर्न्स ट्रैक करते हैं, रिसेंटली लिस्टेड, कल की क्लोजिंग से आज तक QIP का फ्लोर प्राइस सिर्फ 1% के डिस्काउंट पर है, यानी कि ऑलमोस्ट CMP पर ही है। हालांकि ओवरऑल पर 5% का डिस्काउंट हो सकता है। कैसे देखना है सर डेटा पैटर्न्स को, QIP? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, एक बहुत ही शानदार बेहतरीन कंपनी है, डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है आज ये जो QIP है एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का। और अगर ये जैसे 1% डिस्काउंट पे होता है तो डेफिनेटली ये तो फिर जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही हुआ, बट कोई कारण से अगर नीचे लेवल्स पे मिलता है तो बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली डिफेंस और एरोस्पेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस तिमाही के नतीजे देख रहा था, बहुत ही दमदार नतीजे थे। प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़ के कुछ 35 करोड़ का पैट आया है, मतलब 4 गुना पैट हुआ है। फिर रेगुलर इंटरवल पे ऑर्डर मिलते रहते हैं। हाल ही में मुझे याद है एक डोनियर अपग्रेडेशन के लिए इनको DRDO से भी ऑर्डर मिला। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, छोटी साइज की कंपनी है और उसको देखें तो करीबन 1100 करोड़ के ऑर्डर है इनके, तो अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी है। तो मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है मीडियम से लंबी अवधि के लिए करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। तो ये है आपके लिए डेटा पैटर्न्स जिस पर आपको रखनी है नज़र। कल शाम इन्होंने अपना QIP लॉन्च किया है। भारत फोर्ज, इस पर भी रखिए नज़र। इनकी ई मोबिलिटी सब्सिडरी है कल्याणी पावर ट्रेन। इन्होंने पहली ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट की शुरुआत करी है। चाकन में ये यूनिट है। 60,000 बाइक्स बनाने की इनके पास कैपेसिटी है। हिमांशु जी, भारत फोर्ज जरा देखेंगे, कल हल्की रिकवरी के साथ थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ। दीपक, सस्टेन्ड अपट्रेंड में स्टॉक है और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक 810-815 रुपए के आसपास एक शॉर्ट टर्म बेस बना चुका है, तो स्टॉप लॉस काफी क्लियर है। इस स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहां पर खरीदारी करें। मेरा ऐसा मानना है कि ना केवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बल्कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक में काफी अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल है। नियर टर्म के अगर लेवल्स की बात करता हूं तो 842-845 इमीडिएट हर्डल है, जो कि आज कल में शायद स्टॉक निकालता हुआ नजर आए। लेकिन स्टॉक इसके ऊपर चलता है तो 875 रुपए तक का भी मूव नियर टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉक एक अपट्रेंड में है, खरीदारी भी की जा सकती है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज जिस पर आपको रखनी है नजर। अनिल जी, एक जब हम स्ट्रैटेजी आज सुबह बात कर रहे थे तो एक्चुअली एक सवाल आपसे पूछना रह गया था जो अभी याद आया। वैसे तो बाय ऑन डिप्स मार्केट होता है, सेल ऑन रैली मार्केट होता है। एक कभी कभी मार्केट हमें क्लियर डायरेक्शन दे देता है, जो हम कल बात कर रहे थे 1 साल पहले 1.5 साल पहले जब वो मूव आई थी, किसी भी लेवल पे आप खरीद रहे हो।
फिलहाल मार्केट कैसा है जरा ये समझाइए। इस पर आपने एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भी डाला है और ये थोड़ा समझना है कि ये क्या है, ये आपकी नजर पड़ गई मेरे ट्वीट पे है। अरे वो होता क्या है कि है ना, बहुत बार मार्केट है ना, आपको वो ऐसा उछल कूद वाला मार्केट नहीं क्या चल रहा कभी है। जब आपको लगता है कि खराब होने वाला है एकदम से कूद जाएगा, जब आपको लगता है अच्छा होने वाला है एकदम से घट जाएगा, कभी अच्छी खबर पे घट जाएगा, खराब खबर पे बढ़ जाएगा। तो वो इसलिए मैंने आज ट्वीट डाला, मैंने कहा लोगों का जरा एक बार क्रिएटिविटी टेस्ट की जाए। इसमें जनरल नॉलेज से ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला मामला है कि आप इस तरह के मार्केट को क्या कहेंगे। तेजी के मार्केट को बुल मार्केट कहते हैं, मंदी के मार्केट को बेयर मार्केट कहते हैं। तो ये भी कोई न कोई तो जानवर के नाम पे होना चाहिए, उतार चढ़ाव वाला मार्केट। तो ये है, तो मैंने तो मेरे हिसाब से कैंगरू दे दिया है कि उसके हिसाब से होना चाहिए। और आइडिया कहाँ से आया वो भी बता दूं। एक तो मार्केट और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए हुए, तो दोनों का माइंड तो मेरे एकदम ख्याल आया वहाँ से, ऑनेस्टली वहाँ से आया। तो मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, ये लाइव तस्वीरें अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में चौथा टेस्ट में शुरू होने वाला है, उसके पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जरा डाल के लोगों की क्रिएटिविटी टेस्ट की जाए। लोग बड़ा ज़बरदस्त रेस्पॉन्स दे रहे हैं, खतरनाक, मतलब लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं अलग अलग तरह के। तो हमारे जरा एक्सपर्ट से भी पूछा जाए, इनका भी व्यू लिया जाए। बिल्कुल। कहाँ है सारे लोग, दर्शन करवाइए जरा। कुणाल जी, राकेश जी, सेठी साहब, आप लोगों के हिसाब से इस तरह के उछल कूद वाले मार्केट के लिए कोई शब्द है किसी के ध्यान में आता हो कि क्या कहना चाहिए? आपको किसी को लगता हो कि इस मार्केट को क्या कह सकते हैं, जो कभी ऊपर कभी नीचे, अच्छी खबर पे घट जाए, बुरी खबर पे बढ़ जाए, उस तरह का जो माहौल आजकल मार्केट में है, उस पर कोई शब्द आपको भी ध्यान में आए तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, ये है हमारा इसलिए आज का सवाल, अगर आपके ध्यान में आए तो बढ़िया है। आप कह रहे हैं ये कैंगरू मार्केट है? हाँ, कुछ लोगों ने दिया। एक ने किसी ने डियर मार्केट, वो हिरण वाला, बताइए। अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग है। बहुत सारे सीसो मार्केट किसी ने कहा है, सब अपने अपने हिसाब से। हिप हॉप मार्केट, हाँ। एक ने बहुत अच्छा लिख के दिया मुझे, ये कुत्ता मार्केट है। मतलब बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड भी है ना लोग, एक्चुअली कहीं नहीं जा रहा, पैसे नहीं बन रहे, थका रहा है, पका रहा है। तो सब तरह के एंजॉय कीजिए हल्के फुल्के। तो जब मार्केट में सुस्ती हो, माहौल ऐसा, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ करते रहना चाहिए।